CPC, stay of suit. No court shall proceed with the trial of any suit in which the matter in issue is also directly and substantially in issue in a previously instituted suit between the same parties or between the parties under whom they are any of their claim litigating under the same title where such suit is pending in the same or any other court in India have jurisdiction to grant the relief claim or in any court beyond the limit of India established or continued by the central government and having like jurisdiction or before Supreme Court. Explanation: the pendency of a suit in a foreign court does not preclude the courts in India from the trying of suit founded on the same cause of issue or actions. सेक्शन 10 क्या कह रहा है? सेक्शन 10 ये कह रहा है हमें कि कोर्ट वैसे हर एक मामले में जहां पर पार्टी सेम है, मैटर में जो इशू है वो सेम है, जो सेम इशू पे पहले भी केस चल रहा था दोबारा केस लेके आ गए हैं, तो ऐसे सूट्स को होल्ड करेगा कोर्ट, मतलब उनको आगे नहीं सुनेगा, ताकि दो कोर्ट एक ही इशू पे दो बार जजमेंट ना देते हैं। इशू ये है, स्टे ऑफ सूट का मतलब ये है, तो सेक्शन 10 यहाँ अप्लाई हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 20 में राम ने एक केस फाइल किया श्याम के अगेंस्ट डेक्लेरेशन का, ठीक है, कि वो उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी का ओनर है। अब 2022 में क्या हुआ, श्याम ने राम के अगेंस्ट में फाइल किया केस कि नहीं नहीं वो डिक्लेरेशन के लिए ही है और जो ये राम कह रहा है ये गलत है और मैं इस प्रॉपर्टी का ओनर हूँ रियल सेम प्रॉपर्टी के लिए। तो अब क्या होगा यहाँ पे, यहाँ जो पार्टी राम और श्याम है, जहाँ सूट ए फाइल हुआ था 2020 में, वो सूट ऑब्वियसली प्रिवेल करेगा क्योंकि सूट बी जो है उसमें सेम पार्टीज है, सेम इशू है, सेम डिस्प्यूट है, सेम पार्टीज के बीच में, सब्जेक्ट मैटर सेम है। तो पहला जो फर्स्ट तो यहाँ होगा ये कि जो पहला बी है, सूट बी है, वो स्टे हो जाएगा, खत्म नहीं होगा सूट, वो स्टे हो जाएगा, जो भी जजमेंट ए सूट में आएगी वही सूट बी में लग जाएगी और ये स्टे हो जाएगा, तो प्रोसीडिंग वहां चल रही है, दैट्स इट। और इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इफ अ सूट इज पेंडिंग इन फॉरेन कोर्ट, मान लीजिए किसी फॉरेन कोर्ट में कोई सूट पेंडिंग है, ठीक है, तो उसका मतलब ये नहीं कि इंडियन कोर्ट उस सूट पे या सेम इशू पे ट्राई नहीं कर सकते, क्योंकि एक्सप्लेनेशन जो देखेंगे ना आप सेक्शन 10 की, इसमें लिखा हुआ है द पेंडेंसी ऑफ अ सूट इन अ फॉरेन कोर्ट डज नॉट प्रीक्लूड द कोर्ट्स इन इंडिया फ्रॉम ट्राइंग द सूट फाउंडेड ऑन द सेम कॉज ऑफ एक्शन। इंडियन कोर्ट्स में फॉरेन कोर्ट्स को इंक्लूड नहीं किया है। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए सूट वन इज पेंडिंग इन यूके, सूट टू फाइल्ड इन इंडिया ऑन द सेम मैटर, तो इंडियन कोर्ट विल नॉट स्टे द इंडियन सूट। Section 10 applies only when the first suit is in Indian court or a court established by the central government, not outside India. जैसे इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस वर्सेस पी परमेश्वर राव, ये 2005 की सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है। इसमें क्या हुआ था, इसमें सेक्शन 10 के बारे में बताया था कि सेक्शन 10 जो है, इट डज नॉट बार द इंस्टीट्यूशंस ऑफ द लेटर सूट, इट ओनली प्रोहिबिट्स द ट्रायल फ्रॉम प्रोसीडिंग्स। The matter in issue must be directly, substantially the same, not merely identical. आइडेंटिकल या इंसिडेंटियल है तो जरूरी नहीं बार करे। इसमें यूजफुल लाइन हुई थी कोर्ट जजमेंट में कि द टेस्ट इज वेदर द डिसीजन इन द प्रीवियस सूट वुड ऑपरेट एज रेस जुडिकाटा इन दी सब्सिक्वेंट सूट। दिस इज द इजीएस्ट टेस्ट टू अप्लाई। तो यही कहता है। और इसमें फिर आपसी जल खुशबू राव की जजमेंट है 2013 की, फुकराज की है, एक इंडियन बैंक की भी एक जजमेंट है। सेक्शन 10 जो है वो मैंडेट करता है कि अगर दो सूट बिटवीन सेम पार्टीज हैं जहां इन्वॉल्व हो मैटर डायरेक्टली या सब्सटेंशियली सेम हो, तो अर्लियर सूट जो पेंडिंग है इन कोर्ट में कॉम्पिटेंट एक कॉम्पिटेंट कोर्ट जो है उसमें रिलीफ ग्रांट करेगा। देन द ट्रायल ऑफ द लेटर सूट मस्ट बी स्ट्रेट टू अवॉइड कॉन्ट्रडिक्टरी फाइंडिंग्स। सो दैट्स इट, दिस इज फॉर सेक्शन 10, दैट्स इनफ।